बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि की इंटेल के 8086 माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से पहले मैं अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ओवरव्यू अगर मैं आपको दूँ, तो उसके अंदर आपको याद होगा कि हमने अगर ऐड करना है तो उसकी कमांड है ऐड AH, BH। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो इस ऐड की कमांड का मतलब ये है कि AH में जो वैल्यू है, AH की वैल्यू उठाओ, BH की वैल्यू उठाओ, दोनों को ऐड करो और दोनों को ऐड करने के बाद आंसर जो है वो किधर चला जाएगा? AH में। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं मूव करता हूँ AH में 5, मैं मूव करता हूँ BH में 7, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 7 + 5 12, 12 आंसर AH में चला जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करके और डिबग करके दिखाऊँ, तो ये लाइन है अगर आप देखें, मूव करें AH में 5, जैसे ये लाइन चलेगी तो आप देखें यहाँ पे AH में 5 आ गया। फिर अब ये लाइन चलेगी तो 7 BH में चला जाएगा। तो लें 7 जो है वो यहाँ पे BH में चला गया। लेकिन अगर अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें होगा क्या? AH की वैल्यू उठाएगा, BH की वैल्यू उठाएगा और ये ALU के पास जाएगी। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके जो आंसर आएगा वापस राइट कर दिया जाएगा AH रजिस्टर में। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि BH सोर्स रजिस्टर है और AH डेस्टिनेशन रजिस्टर है। यानी जो कोमा के लेफ्ट साइड पे चीज़ लिखी होती है, हमेशा आंसर वहाँ पे सेव होता है। तो जैसे ही मैं इस लाइन को चलाऊँगा, तो आप देखेंगे कि AH में आंसर आ गया। तो आप कहेंगे ये 0C है, बेसिकली ये हेक्सा में दिखा रहा है। 7 और 5 को जमा करें तो आप कहेंगे 12 आंसर आता है, तो बेसिकली 0C का मतलब 12 ही है, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। आप इस पे डबल क्लिक करें और आप यहाँ पे देख सकते हो अनसाइन्ड वैल्यू अगर आप इसकी देखें, तो AH के अंदर 0C हेक्सा में इसको 0C कहते हैं और डेसिमल में अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है, जो कि बिल्कुल ठीक हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं या डिवीजन करना चाहते हैं, तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते। आपके पास एक कमांड है मल्टीप्लाई की कमांड है, ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मल की कमांड भी इसी तरीके से चलती है कि AH और BH दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आंसर AH में आएगा, जो कि गलत है। मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमेशा याद रखें कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन लेट्स सपोज़ अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 8 से, तो आंसर अगर लेट्स सपोज़ अगर मैं 5 में ऐड करता हूँ 8, तो आप देखेंगे आंसर इतना तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं होता। 5 और 8 को अगर मैं जमा करता हूँ, तो आंसर आता है 13। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप देखें आंसर्स मल्टीप्लाई करने के केस में रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी बहुत बड़े नंबर आते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब आप 2 नंबर्स की करते हैं, तो आंसर्स बड़े आते हैं एज़ कंपेयर टू एडिशन। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 8-8 बिट के नंबर्स को आप 2 8-8 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर इंटेल के 8086 की अगर हम बात करें, इंटेल के 8086 की असेंबली की अगर हम बात करें, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन एक 8 बिट के नंबर को अगर मैं एक 8 बिट नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 बिट नंबर के साथ, तो जो आंसर होता है वो हमेशा 16 बिट का नंबर होता है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर्स बहुत बड़े होते हैं। तो ये काम आप कैसे करते हैं? अब ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ अगर मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो पहली बात शर्त है कि एक वैल्यू का AL रजिस्टर में होना बहुत ज़रूरी है। ये पक्की शर्त है कि आपने एक वैल्यू AL रजिस्टर में रखनी है, 8 बिट के AL रजिस्टर में रखनी है। दूसरी वैल्यू आपकी मर्ज़ी है, वो आप जहाँ दिल करता है उसको रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से जौन से मर्ज़ी रजिस्टर में रख लें या जौन से मर्ज़ी वेरिएबल में रख लें।
मैं मिसाल के तौर पे यहाँ एक मैं टेम्प वेरिएबल लेट्स सपोज़ बना लेता हूँ। टेम्प डिफाइन बाइट और अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे टेम्प के अंदर वैल्यू मूव करवा देता हूँ 8 यानी ये बात शर्त है कि अगर एएल में वैल्यू रखवाई है 8 बिट का नंबर है तो दूसरा नंबर भी 8 बिट का ही होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने एक वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करना है वो एएल रजिस्टर में रखवाई, ये जो पक्की शर्त है इसमें रखवाना है। दूसरी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किसी भी एनी रजिस्टर ऑफ साइज़ 8 बिट किसी रजिस्टर में भी एनी रजिस्टर और वेरिएबल आप किसी भी रजिस्टर हो या कोई वेरिएबल हो लेकिन वो होना 8 बिट का चाहिए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपने जस्ट कमांड लिखनी है मल टेम्प, जस्ट इतने से काम। आपने सिर्फ लिखना है मल टेम्प और ये ऑटोमैटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मल की कमांड जब आप चलेगी तो उसको पता है कि यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी है वो 8 बिट की दी है तो उसे पता है दूसरी वैल्यू भी 8 बिट की होगी और वो दूसरी वैल्यू वो खुद ब खुद उसे पता चल जाएगा कि वो कौन-से रजिस्टर में होगी, वो एक्यूमुलेटेड रजिस्टर की लो बाइट में होगी। यानी मल की कमांड को ऑटोमैटिकली पता है कि उसने टेम्प को और एएल को मल्टीप्लाई करना है और ये मल की कमांड टेम्प और एएल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो 16 बिट का आंसर है, ये जो 16 बिट का आंसर आएगा वो किधर रखता है? ये ऑटोमैटिकली कहाँ रखवा देगा? एएक्स रजिस्टर में। यानी 8-8 बिट को मल्टीप्लाई करके जो 16 बिट का आंसर आना है, वो माइक्रो प्रोसेसर पहले से ही जैसे ही मल की कमांड चलेगी, उसे एएक्स रजिस्टर में रखवा देगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बाद एक लाइन लिख देते हैं। मैंने ऊपर एक ऑलरेडी वेरिएबल बना रखा है आंसर के नाम से एएनएस आंसर और एएक्स की वैल्यू मैं आंसर में मूव करवा देता हूँ। तो आएँ इसको देखते हैं, डिबग करके देखते हैं कि क्या वाक़ई मल्टिप्लिकेशन हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं ये लाइन चलाऊँगा, ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? ये बेसिकली येलो कलर वाली लाइन का मतलब है कि अभी ये लाइन चली नहीं है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो एएल में क्या आ गया? 5 अब मैं टेम्प वेरिएबल्स को देखना हो तो यहाँ से वार्स वेरिएबल्स खोल लें। अब जैसे ही मैंने ये लाइन चलाई तो 8 टेम्प वेरिएबल में 8 आ गया। आप इसको अनसाइन्ड व्यू करके भी इसको देख सकते हैं कि 8 है और एएल के अंदर 5 है। लेकिन अब जैसे ही मैं ये मल टेम्प यूज़ करूँगा तो टेम्प और एएल दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर किधर आएगा? एएक्स रजिस्टर में। ये एएक्स रजिस्टर में आंसर है बेसिकली ये आंसर है। अब ये मैं लाइन अगर मैं मूव करवाता हूँ, मैं अगर एएक्स की वैल्यू आंसर में मूव करवाता हूँ, तो अगर आप देखो कि आंसर के अंदर 28 लेकिन आप कहोगे 28 हेक्सा है। आप इसको डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करके देखो तो वो देखें, बेसिकली 28 हेक्सा 40 डेसिमल के इक्वल है। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो बताना आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, एक एएल के अंदर लाज़मी है, कंपल्सरी है कि एक वैल्यू एएल में रखनी है, 8 बिट की, दूसरी आप किसी भी रजिस्टर में लिख लें। लेट्स सपोज़ मैं डीएल में लिख रखवा देता हूँ। फिर आप इस केस में यहाँ पे क्या रखेंगे? डीएल। तो इस तरीके से आप मल्टिप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यही इसी तरीके से मेरे पास अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप डिवीज़न करना चाहते हैं। तो डिवीज़न करना है, हम मिसाल के तौर पे मैं डिवीज़न करना चाहता हूँ 10 को 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो आप एक बात याद रखें कि जब भी आप डिवीज़न करना चाहते हैं, तो एक वो वैल्यू जिसको आपने डिवाइड करना है और एक वो वैल्यू जिससे डिवाइड करना है। इसके अलावा 2 और वैल्यूज़ होती हैं। एक होता है क्वोशंट और एक होता है रिमाइंडर। 2 वैल्यूज़ होती हैं। यानी अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंटू 3 9 तो 9 आंसर यानी 3 आपके पास बेसिकली क्वोशंट में आता है। 10 के नीचे 9 आएगा और रिमाइंडर 10 में से 9 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। तो बेसिकली जब भी आप डिवीज़न करते हैं तो आपके पास क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है। अब इसके भी कुछ फिक्स्ड इंटेल के 8086 के अंदर इसके भी कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं। हमेशा वही फॉलो करने हैं। पक्की बात है कि जिस चीज़ को आपने डिवाइड करना है, उसको हमेशा वो 16 बिट का होगा। यानी जिस चीज़ को आपने डिवाइड करना है, वो 16 बिट का होगा।
जिससे डिवाइड करना है वो 8 बिट का एनी वेरिएबल और रजिस्टर, वो किसी भी वेरिएबल का होगा, वो किसी भी कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई रजिस्टर भी होगा। और इसके बाद जो आपके पास क्वोशंट आता है, वो 8 बिट का होगा, वो 8 बिट का होगा और क्वोशंट हमेशा एएल रजिस्टर में जाएगा। इसी तरह से जो रिमाइंडर है वो भी 8 बिट का होगा और वो हमेशा एएच रजिस्टर में जाएगा। यानी मैं अपनी बात को ज़रा रिपीट करता हूँ कि अगर आप 10 को डिवाइड करना चाहते हैं, तो मूव करें एएक्स, जिस चीज़ को डिवाइड करना है वो हमेशा 16 बिट का होगा और एएक्स होगा। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी रजिस्टर यूज़ कर लें, मैं बीएल यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन वो 8 बिट का होगा। ये जिस चीज़ को डिवाइड करना है वो 16 बिट के रजिस्टर एएक्स में रखवानी है, जिससे डिवाइड करना है वो 8 बिट का होगा और जस्ट आपने लिख देना है div bl, जस्ट ये टाइप करें। डिवीजन की कमांड को ऑटोमैटिकली पता है कि जिस चीज़ को डिवाइड करना है वो एएक्स में पड़ी है, जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ पे लिखी होगी, वो यहाँ बताई होगी और जैसे ही आप डिवीजन करेंगे तो आपको 2 आंसर्स मिलेंगे। आपको एक रिमाइंडर मिलेगा और एक क्वोशंट मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा एएच रजिस्टर में चला जाएगा और क्वोशंट एएल रजिस्टर में। आइए इसको हम डिबग करके देखते हैं। मैं ये ऊपर वाली एडिशन वाली लाइन्स मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ। ये देखें, मूव करें एएक्स में 10, 10 आ गया। अ आप देखें 10 बेसिकली मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा है, यहाँ पे हेक्सा व्यू है। अगर आप इस पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि अनसाइन्ड व्यू में आप देखोगे कि एएक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। ठीक है जी? तो अब इसके बाद जब मैं प्रोग्राम की अगली लाइन चलाता हूँ, तो मूव किया, और आप इस पे देखें ये लाइन चलाता हूँ, तो बीएल के अंदर 3 आ गया। यस, 3 आ गया। अब जैसे मैं डिवाइड करूँगा, डिव बीएल करूँगा, तो एएल के अंदर आपके पास क्वोशंट आ जाएगा और एएच में रिमाइंडर। तो जैसे ही मैंने ये लाइन चलाई, तो आप देख सकते हैं कि एएल के अंदर 3 आ गया, जो कि हमारा आंसर 3 आना चाहिए था। क्वोशंट अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 3 9 आंसर आता है और 9 और रिमाइंडर 1 आता है। तो 3 क्वोशंट होता है और 1 रिमाइंडर होता है, जो कि आप देख सकते हैं एएल के अंदर आपके पास क्वोशंट आ गया और एएच के अंदर आपके पास रिमाइंडर आया। तो आप यहाँ पे ये इसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं, आपने जो ऊपर वेरिएबल बना रखे हैं आर, उसके अंदर एएच की वैल्यू मूव करवा लें और जो आपने वेरिएबल बनाया क्यू, उसके अंदर एएल की वैल्यू। यानी डिवीजन करने के फ़ौरन बाद आपको पता है एएच के अंदर रिमाइंडर होगा तो आप आर वेरिएबल में मूव करवा लें, एएल है और उसमें आपके पास क्वोशंट होगा, आप उसको क्वोशंट के वेरिएबल में मूव करवा लें।